हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस। वीडियो के एंड में अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड बैलून बी अरेंज्ड so that neither 2L come together nor 2O come together। मतलब कि ये जो वर्ड है बैलून, इसके अल्फाबेट्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं so that 2L भी साथ में ना आए और 2O भी साथ में ना आए। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर कि कुछ ऑब्जेक्ट्स या तो साथ में होते हैं या तो साथ में नहीं होता है अरेंजमेंट में, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस। इस चीज को हम यहाँ पे इस वीडियो में सीखेंगे। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 30 पीपल बी सीटेड अराउंड अ टेबल विद 17 चेयर्स। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। टोटल नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोजीशंस ऑफ प्लेसमेंट, ये होगा। तो ये हो जाएगा 30p17/17। इस चीज को कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर परम्यूटेशंस भी कहा जाता है। अब हम रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस को देख लेते हैं फॉर लीनियर अरेंजमेंट्स। सपोज हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से कि r ऑब्जेक्ट्स को हमेशा हमें सेपरेट रखना है। तो इसका तरीका हम देख लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। r जिनको कि हमें सेपरेट रखना है और n-r जिन पे कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इन n-r ऑब्जेक्ट्स को हम लाइन से प्लेस कर देंगे। अब जब हम इनको प्लेस करेंगे तो इनके बीच में हमारे पास हम देख सकते हैं कि गैप्स क्रिएट होंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे और एंड तक। अब ये गैप्स कितने होंगे, तो यहाँ पे जो गैप्स हैं, अगर हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया होता तो हमारे पास 2 गैप होते। अगर हमने 2 ऑब्जेक्ट को प्लेस किया होता तो हमारे पास 3 गैप होते। 3 को करते तो हमारे पास 4 गैप्स होते। तो इसका मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं उससे एक ज्यादा गैप हमारे पास हो जाता है। तो अगर हमने n-r को प्लेस किया है तो हमारे पास n-r+1 इतने गैप्स हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। तो अब इसके बाद जो हमारे पास n-r+1 गैप्स जो है, यहाँ पे हम इन r ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करेंगे। तो अब ये जो n-r ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको प्लेस करने के तरीके जो होंगे वो होंगे हमारे पास n-r फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज। और उसके बाद जो हमारे पास n-r+1 गैप्स हमारे पास बने हैं, उनमें हमें r ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है। इसके तरीके होंगे हमारे पास n-r+1 pr इतने नंबर ऑफ वेज। ऐसा क्यों होगा, ये हमने इसको हम जरा एक बार देख लेते हैं कि ये इस तरह से क्यों होगा। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि अगर हमारे पास r पोजीशंस होती हैं और हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसको हम npr नंबर ऑफ वेज में प्लेस कर सकते हैं। तो एक्चुअली में जब हम ऑब्जेक्ट को और गैप को या पोजीशंस को मैच कर रहे होते हैं तो ये जो पोजीशन है ये भी एक तरह की ऑब्जेक्ट है जो कि वैकेंसी है, मतलब जहां पर कि कोई चीज रखी नहीं गई है, तो ये खाली जगह होती हैं और ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम जो देखेंगे यहाँ पे अल्फाबेट्स होंगे, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो हम एक तरह के ऑब्जेक्ट को दूसरे तरह के ऑब्जेक्ट से मैच करवा रहे होते हैं। तो इस वजह से उसके नंबर ऑफ वेज हो जाते हैं। जो भी बड़ा नंबर है परम्यूटेशन, जो छोटा नंबर है, अगर हमारे पास ये ज्यादा है और ये कम है तो ये हमारा हो जाएगा अगर n और ये हो जाएगा r, तो ये हो जाएगा npr। और अगर हमारे पास ये ज्यादा है और ये कम है तो ये हो जाएगा हमारा npr। क्योंकि हम इसको इससे मैच करें या इसको इससे मैच करें, दोनों केस में हम काम एक ही कर रहे हैं, तो इसलिए उसके नंबर ऑफ वेज फिक्स्ड होंगे। तो पहला स्टेप जो था n-r ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने का, वो था हमारा n-r फैक्टोरियल वेज। और दूसरा स्टेप जो था r ऑब्जेक्ट्स को इन n-r+1 गैप्स में प्लेस करने का, वो था n-r+1 pr वेज। तो अब यहाँ पे हमें इन दोनों स्टेप्स को कंप्लीट करना है सो दैट जो हमारा ओरिजिनल काम था n ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना जिसमें से कि r ऑब्जेक्ट सेपरेट हो, तो ये दोनों होना एक साथ होना जरूरी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो इस वजह से नंबर ऑफ वेज ऑफ स्टेप 1 इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ स्टेप 2 ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, सो दैट n ऑब्जेक्ट्स को हम प्लेस कर सकें जिसमें से r ऑब्जेक्ट सेपरेट रहे। एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं।
In how many ways can alphabets of the words maths be arranged so that A and T are not together? तो यहाँ पे हम M, H और S इनको हम प्लेस कर देंगे 3 फैक्टोरियल वेज में, और उसके बाद हमारे पास 4 गैप्स बचे और हमारे पास 2 अल्फाबेट्स हैं, तो इसको हम 4p2 वेज में डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3। इसको देखने का एक और तरीका भी था कि जो हमारे पास A और T ये जो 2 अल्फ़ाबेट्स थे जिनको कि हमें प्लेस करना है इन 4 गैप में, तो पहले अल्फ़ाबेट के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं और दूसरे अल्फ़ाबेट के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 नंबर ऑफ वेज हो गया। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अल्फ़ाबेट्स ऑफ द वर्ड मैटर बी अरेंज्ड सो दैट द 2 T आर नॉट टुगेदर। तो यहाँ पे अब हमें इन दोनों T को एक साथ प्लेस नहीं करना है, तो हम जो MAER इन 4 अल्फ़ाबेट्स को हम 4 पोजीशन में प्लेस कर देंगे। इसके नंबर ऑफ वेज हमारे हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। और उसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि ये जो T है ये 2 सेपरेट T होते हैं, T1 और T2, ये दोनों सेम नहीं होते, तो उसके बाद हम इनको प्लेस कर सकते थे 5 इंटू 4 नंबर ऑफ वेज में, क्योंकि पहले के लिए हमारे पास 5 पोजीशन होते और 5 में से एक पोजीशन जब भर जाती तो दूसरे के लिए 4 पोजीशन हमारे पास होते। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि दोनों अल्फ़ाबेट एक्चुअली में सेम है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी होगा। अब हम देख लेते हैं परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर r ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब यहाँ पे हमें r ऑब्जेक्ट्स को हमेशा साथ में रखना है जब हमें n ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन करना है। तो यहाँ पे भी हम n ऑब्जेक्ट्स को 2 सेट में डिवाइड कर देंगे, एक हो जाएगा हमारा n-r और दूसरा हो जाएगा r। अब ये जो r ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज ये हमारे r ऑब्जेक्ट का सेट है, तो इसको हम एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लेंगे, और साथ में हमारे पास n-r ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसको हम n-r प्लस 1 ये जो हमने एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट किया है इसको भी हम यहाँ पे मान लेंगे। तो इतने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं, इनको हम अरेंज कर लेंगे n-r प्लस 1 फैक्टोरियल इतने नंबर ऑफ वेज में। और उसके बाद ये जो r ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम इंटरनली अरेंज कर सकते हैं r फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज में। एक यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 स्टूडेंट्स सिट इन अ रो इफ 3 स्टूडेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो यहाँ पे हमारे पास 7 स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं A, B, C, D, E, F और G, ये हमारे पास 7 स्टूडेंट हैं। सपोज कि इन 3 स्टूडेंट को हमेशा साथ रहना है, तो हम इनको एज अ सिंगल यूनिट हम मान लेंगे। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो इसको हम अरेंज कर लेंगे 5 फैक्टोरियल वेज में। और उसके बाद ये जो 3 है इनको हम आपस में भी अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में। तो इसलिए इसको हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ वेज जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यही यहाँ पे हमने लिखा है 3 फैक्टोरियल इंटू 4 प्लस 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल। अब हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जिसको हमने शुरू में कहा था। इन हाउ मेनी वेज कैन अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड बैलून बी अरेंज्ड सो दैट नाइदर 2L कम टुगेदर नॉर 2O कम टुगेदर। इस प्रॉब्लम को एक्चुअली हम बहुत इजीली सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। वेन डायग्राम होता है कि हम सेट्स के फॉर्म में हम इसको बना लेते हैं और फिर हम बस ज्योमेट्री वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से सेट आपस में फिट हो रहे हैं और कौन से आपस में एक्सक्लूड हो जा रहे हैं। यहाँ पे एक हमारा यूनिवर्सल सेट होगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड बैलून, मतलब बैलून ये जो वर्ड है इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट अगला हम सेट मान लेते हैं सेट A, जहां पर कि दोनों L साथ में आते हैं, तो इन दोनों L को हम एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट कर लेंगे। तो B, A और ये दोनों L ये एक यूनिट हो जाएंगे, दोनों O सेपरेट होंगे और N, तो ये 6 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो इनको हम प्लेस करते हैं 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 O हमारे पास सेपरेट हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं सेट ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स वेयर बोथ O कम टुगेदर, तो ये भी हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब हम देख लेते हैं A इंटरसेक्शन B, ये वाला जो सेट, मतलब कि वो अरेंजमेंट जहां पर कि दोनों O भी साथ में आए और दोनों L भी साथ में आए। तो इसके लिए हम दोनों L को भी सिंगल यूनिट मान लेंगे, दोनों O को भी सिंगल यूनिट मान लेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स हो जाएंगे या ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे BA
दोनों L को हमने 1 माना है, दोनों O को भी हमने 1 माना है और N, तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल होंगे। यहाँ पर हम जब हम इस तरह से करेंगे तो हम डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, क्योंकि हम डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल अगर करेंगे तो हम मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल भी करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में अलग अलग अरेंज हो सकते थे अगर L1 L2 होते तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब कि 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होता, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। सिमिलरली O के केस में भी इंटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल होगा, तो ये भी कैंसिल आउट है, तो इस वजह से ये 5 फैक्टोरियल ही रहेगा। तो A यूनियन B, ये जो हमारा सेट था ये था A, ये सेट था हमारा B। कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन होंगे, मतलब कि कुछ अरेंजमेंट ऐसे होंगे जहां पर कि दोनों L भी साथ में होंगे, दोनों O भी साथ में होंगे, तो वो इनका इंटरसेक्शन था, A इंटरसेक्शन B। अब A यूनियन B हमें देखना है, तो वो हो जाएगा ये वाला सर्कल और साथ में ये वाला। तो इसको निकालने का तरीका हमारा होगा ये पूरा सर्कल प्लस ये पूरा सर्कल, लेकिन जब हम इन दोनों को 2 बार ऐड करेंगे तो ये जो हमारा पोर्शन है A इंटरसेक्शन B, ये 2 बार आ जाएगा, तो इसलिए एक बार हम इसको माइनस कर लेंगे, तो ये A यूनियन B, ये हो जाएगा हमारा A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर की वैल्यूज ये डालने के बाद आ जाएंगी हमारी 5 फैक्टोरियल इंटू 5। अब हमारा सेट होगा A डैश सेट ऑफ अरेंजमेंट्स जहां पर कि दोनों L साथ में नहीं आएंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट जो हमारा है, जो सारा अरेंजमेंट है उसमें से A माइनस कर देंगे हम। सिमिलरली B डैश, ये वो सेट है जहां पर कि दोनों O साथ में नहीं आएंगे, तो ये A डैश और B डैश एक्चुअली में A के बाहर के सारे एलिमेंट्स और B के बाहर के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये हो जाएगा सेट ऑफ अरेंजमेंट्स जहां पर कि L भी साथ में नहीं आएंगे और O भी साथ में नहीं आएंगे। ये इंटरसेक्शन का मतलब हमेशा होता है एंड, जहां पर कि पहला केस और दूसरा केस दोनों एक साथ वैलिड हो। यहाँ पर भी जो था A इंटरसेक्शन B का मतलब था कि A भी वैलिड हो रहा था और B भी वैलिड हो रहा था। अब यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट जो है हमारा, इसमें सारे अरेंजमेंट्स हैं और A यूनियन B में वो सारे अरेंजमेंट्स हैं जहां पर कि या तो हमारे O साथ में आते हैं और या तो हमारे L साथ में आएंगे। तो हमें चाहिए कि ना O साथ में आए ना L साथ में आए, तो यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को हम माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट की हमारी वैल्यू हम डालेंगे और A यूनियन B की हम वैल्यू डालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 660। तो इस क्वेश्चन का आंसर 660 होगा। अब हम देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम व्हेन ईच थिंग कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब अगर हमारे पास r पोजीशन है भरने के लिए और अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास n नंबर ऑफ वेज हैं, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आ चुका है वो यहाँ पे रिपीट हो सकता है, तो यहाँ भी n नंबर ऑफ वेज, यहाँ भी n नंबर ऑफ वेज, ऐसे r टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे हो जाएंगे n टू द पावर r। एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे 5 डिजिट्स हमें बनाने हैं नंबर, और नंबर्स हमारे पास 7 हैं, तो पहले पोजीशन पे 7 नंबर आ सकते हैं, दूसरे में 7, ऐसे ही हर जगह पे 7। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे हो जाएंगे 7 टू द पावर 5। तो इसका आंसर होगा 7 टू द पावर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशंस। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।